हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष और आज फिजिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासे तौर पे प्री और मेंस दोनों के लिए। कई बार इससे क्वेश्चन आते रहते हैं और कई बार आप कई जगह अलग अलग टाइप से पढ़ोगे। जो मैं पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा और एनसीईआरटी पे थ्रू आउट आपको बिलीव करना होगा। और फिर भी अगर लगे किसी को डाउट हो सकता है, कई बार रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात, कई बार आप देखेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप देखिए प्री के स्तर पे सीधा पूछ देते हैं कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है, कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा है। कई बार पूछेगा कौन सा पारंपरिक ऊर्जा है, कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा है। छोटी सी बात, सबसे पहले मैं इस चीज़ को, ये जो समस्या आता है लोगों के पास, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। उस फ्लो चार्ट से आप इसको बाकायदा समझ पाएंगे और अगर मेंस लिखना होगा तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक एक करके उसको डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक, तो अब आइए मेरे साथ और देखेंगे सबसे पहले ऊर्जा के स्रोत। यहीं से मैं शुरुआत भी करूँगा इस चैप्टर का। तो ऊर्जा के स्रोत में सबसे पहले क्या देखेंगे, उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या हो सकता है, या फिर आप किसको कहोगे कि ये ऊर्जा बहुत अच्छा है, बेस्ट ऊर्जा है। वैसा ऊर्जा को अच्छा ऊर्जा मानोगे जो आपको इजीली अवेलेबल हो, सरलता से अवेलेबल हो, जिसको भंडारण मतलब जिसको रख रखाव करना आसान हो जाए, उसको कहेंगे भंडारण कर भी आसानी से हो जाए, साथ साथ उसका परिवहन करना आसान हो जाए और सस्ता भी हो, साथ साथ उसका ऊष्मीय मान अत्यधिक हो। ऊष्मीय मान का मतलब होता है कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो अगर कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है तो भी अच्छा है। मतलब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि आप जब जलाओगे तो कितना ज़्यादा ऊष्मा निकलता है। देखिए धुआं कम होना चाहिए। तो जनरली ये आदर्श ईंधन का उदाहरण है। कई बार पूछता है ना कि आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, तब आप ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। मैं अगली बात करूंगा कि ऊर्जा। देखिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ते हैं आप लोग, उसमें क्या पढ़ते हैं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जाती है, ना ही ऊर्जा नष्ट की जाती है, बल्कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर दी जाती है। जैसे कई बार आप लोग देखे होंगे कि अगर कोई कैंडल होता है और इस तरह से अगर कैंडल जल रहा होता है तो इस समय इसमें क्या है, इसमें है रासायनिक ऊर्जा। लेकिन जब ये आप इसको जलाते हो माचिस से या किसी भी अन्य चीज़ से, तो इसमें दो ऊर्जा और मिलता है। क्या मिलता है, एक ऊष्मीय ऊर्जा, इसका मतलब हीट एनर्जी, साथ साथ प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, इसका मतलब ये ऊर्जा दूसरे रूप में भी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट इसी के लिए कहा जाता है। अब एक बात समझिए, जो ऊर्जा का स्रोत है बेसिकली उसे दो टाइप में हम सबसे पहले बांटेंगे। और एक को कहेंगे पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत और दूसरे को कहेंगे गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। इस चीज को आप इतने अच्छे से समझो कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में कोई पंगा ही नहीं बचे। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा हूं, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन है, सिर्फ 5। ये कौन कौन 5 है, पहला जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल, दूसरा तापीय विद्युत संयंत्र या कह सकते हो थर्मल पावर प्लांट, तीसरा जल विद्युत संयंत्र या कह सकते हो हाइड्रो पावर प्लांट, चौथा जैव मात्रा या कह सकते हो बायोमास। ठीक, और अंतिम विंड एनर्जी या कह सकते हैं पवन ऊर्जा। फिर से मैं कह रहा हूं, ये 5 पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, दूसरी बात, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। पहली बात क्या होगा इसमें, सोलर एनर्जी, राइट, सौर ऊर्जा। दूसरा समुद्र या महासागरीय ऊर्जा। देखिए कई बार क्या करता है, यही क्वेश्चन पूछ देता है कि समुद्र या महासागरीय ऊर्जा क्या होता है। दोस्त, समुद्र या महासागर से 3 टाइप से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। पहला ज्वारीय ऊर्जा, एक एक करके मैं पूरे डिटेल से बताऊंगा, लेकिन नाम फिलहाल ज्वारीय ऊर्जा, तरंग इसको बोलते हैं टाइडल एनर्जी, तरंग ऊर्जा को बोलते हैं वेव एनर्जी, और महासागरीय तापीय ऊर्जा कई बार आप लोग सुने होंगे ओटेक ऊर्जा। तो ओटेक कुछ और नहीं होता बल्कि ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट। ठीक, तो इसको जनरली लोग ओटेक ही बोलते हैं। क्या है ओटेक, मैं वो भी समझाऊंगा आपको। ठीक, उसके बाद जो बचता है इसमें भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। फिर से एक बार मैं कहूंगा, ये क्या है, गैर पारंपरिक, और ये क्या है, पारंपरिक। अब बोलोगे दोनों में अंतर क्या है। देखिए पारंपरिक ऊर्जा का मतलब होता है जो परंपरा से चली आ रही है, थोड़ा वर्षों से चली आ रही है। जैसे आपने देखा होगा जीवाश्म ईंधन चला रहा है, लकड़ी कब से जला रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता में भी जला हुआ साक्ष्य मिलता है कुछ चीज़ों का। ठीक है, तो इसका मतलब वो बहुत पुराना है। तापीय ऊर्जा जनरली ये भी पुराना है, इसमें भी देखेंगे कि पेट्रोलियम वगैरह को हम जलाते हैं।
जल विद्युत एनर्जी, यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होता रहता है। कई बार बोलेंगे कि इसको जल विद्युत, कई जगह ऐसा लिखा हुआ है कि ये इसमें आएगा, मतलब नवीकरणीय में आएगा और अनवीकरणीय में कन्फ्यूजन होएगा, तो वो तब की बात है। अभी फिलहाल देखिए हाइड्रो पावर प्लांट किस में रखेंगे, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में रखेंगे, साथ साथ बायोमास और विंड एनर्जी, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो बचा वो इधर रहेगा। अब एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहला क्या है, जीवाश्म ईंधन अर्थात फोसिल फ्यूल। अब देखिए क्या होता है, ये एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों में मैं आपको समझा लूँ। सबसे पहले देखिए, रिन्यूएबल का मतलब हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक। कैसे याद रखोगे, जो अभी नया डेवलपमेंट हो रहा है उसको बोलेंगे नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। अगली बात आप देखिए, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी किसको बोलेंगे, जो अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन होगा, क्लियर है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन ये वाला होता है और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन ये है। अब आप समझिए, जिसको मैंने ग्रीन पेन से गोला लगाया है, राउंड अप किया है, वो कहलाएगा रिन्यूएबल एनर्जी। जिसको मैंने रेड पेन से लगाया है वो कहलाएगा, अब ध्यान रहे, इसको मत काउंट कर लेना मेरे भाई, ठीक है। तो फिर से समझिए, जो ग्रीन कलर से मैंने राउंड करा हुआ है वो सब क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, और जो रेड पेन से या रेड मार्कर से गोला बनाया हुआ है वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ये बात पहले क्लियर कर लीजिए, क्या है गैर पारंपरिक ऊर्जा, क्या है पारंपरिक ऊर्जा, क्या है नवीकरणीय ऊर्जा, क्या है अनवीकरणीय ऊर्जा, क्लियर। अगली बात पे आइए अब आप। तो जीवाश्म ईंधन क्या बोला, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। दूसरी बात, ये प्राचीन काल से चलता आ रहा है, जैसे देखे होंगे लकड़ी का जलना, पवन ऊर्जा का उपयोग होना, कुछ क्षेत्रों में किया जाता था। अब बोलोगे आज वाला तकनीक नहीं है, तो हाँ बात एक्सेप्टेबल है, लेकिन पवन ऊर्जा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पहले यूज होता था, ठीक। अगली बात देखिए, प्राचीन काल से लकड़ी हो गया, औद्योगिक क्रांति से, जब औद्योगिक क्रांति हुई थी, देखेंगे 1850 के दशक के आसपास की बात है, तो ऐसे में क्या हुआ, लगातार ऊर्जा की मांग बढ़ने लग गई। तो ऊर्जा की चूंकि मांग बढ़ने लगी तो आपको ऊर्जा सप्लाई करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, आपके पास उस समय तो सिर्फ लकड़ी था, क्या लकड़ी से आप औद्योगिक क्रांति कर पाओगे, नहीं ना। इसका मतलब ऊर्जा की मांग क्यों हो रही थी, तो आपको एक बात बताता चलूं, उस समय देखेंगे नई नई मशीनें डेवलप हुई थी, क्योंकि जेम्स वाट नाम का एक बंदा बहुत सारी भाप इंजन का आविष्कार किया था। तो भाप इंजन के चलते मतलब क्या, वो मशीनें बढ़ गई और लोगों की जो लाइफ स्टाइल थी, गुणवत्ता जीवन की, वो बढ़ने लगी। ऐसे में ऊर्जा का डिमांड अत्यधिक हुआ तो कोयला और पेट्रोलियम का सहारा लिया गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात। अगर कोयला और पेट्रोलियम को देखेंगे तो एक्चुअली ये एक दो दिन में तो बनता नहीं है, करोड़ों वर्ष में बनते हैं ये, और बहुत तेजी से निकाला जा रहा है। इसका मतलब थोड़े ही समय आते आते ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसे संरक्षण की आवश्यकता है, इसे रोका जाना चाहिए, बचाया जाना चाहिए। अगली बात समझिए, एक्चुअली जो जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है, उसको अगर आप बर्न करोगे ना तो बहुत ज़्यादा हानि होता है। कैसे होता है और क्या होता है मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। बर्न करेंगे तो देखेंगे बहुत ज़्यादा धुआं होता है, उसके चलते वायु प्रदूषण होता है। और अगर देखेंगे एयर पॉल्यूशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको सुनने में आता होगा कि कार्बन का मात्रा बढ़ रहा है, पार्टिकुलेट मैटर वायुमंडल में बढ़ रहा है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, और खुद कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और ये तापमान, वायुमंडलीय तापमान को बढ़ाने में जिम्मेदार होता है। साथ साथ नाइट्रोजन बढ़ता है वायुमंडल में, और नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए NO2 और SO2, ये दोनों को आप लोग जानते होंगे, ये एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होता है, अर्थात इसको क्या बोलेंगे आप लोग, अम्लीय वर्षा। और चूंकि अम्लीय वर्षा अगर होगा तो आपका जल संसाधन और मृदा संसाधन दोनों पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो फसल होगा, कृषि कार्य में जो लोग शामिल होंगे, उनको बहुत ज़्यादा घाटा होता है एसिड रेन से, ठीक। अगली बात समझिए, जो सेकंड होगा आपका तापीय विद्युत संयंत्र अर्थात थर्मल पावर प्लांट। देखिए क्यों बोलते हैं इसको थर्मल पावर प्लांट, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, ईंधन के दहन से उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। उष्मीय ऊर्जा मतलब हीट एनर्जी डेवलप किया जाता है। होता क्या है, जो अभी फॉसिल फ्यूल देख रहे हो, पेट्रोलियम, डीजल, ये सारी चीज़ें, तो इसको अगर आप बर्न करोगे ना, बर्न मतलब जलाओगे, तो क्या होगा, स्टीम बनेगा, भाप बनेगा, ठीक। और ये स्टीम, ये भाप क्या करता है, आपका टरबाइन को रोटेट करने के लिए काम आता है। जैसे टरबाइन अगर देखेंगे तो इस तरह से
3 पंखे वाला होता है या 4 भी रह सकता है, तो क्या होगा इसके ऊपर अगर भाप तेजी से लगेगा तो ये क्या होगा इधर जाएगा, फिर ये क्या होगा इधर आएगा, फिर ये क्या होगा इधर जाएगा, ये क्या करेगा इधर जाएगा। इसका मतलब इसमें क्या होगा रोटेशन होगा, और रोटेशन होगा और अगर टरबाइन घूमेगा रोटेट होगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होता है। और इसको अच्छे से आज 2-3 बार मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले कोई भी फ्यूल को बर्न किए हैं तो बर्न करने के बाद स्टीम जनरेट हुआ और इस स्टीम से टरबाइन को रोटेट किया और इस टरबाइन को रोटेट करने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्राप्त हुआ, विद्युत ऊर्जा प्राप्त हुआ। और इसी विद्युत ऊर्जा की हमें क्या थी दरकार थी, इसी के लिए इतना प्रपंच किया गया। समझ पाए मेरी बात? अब मेरे भाई एक और बात समझिए आप, कोयला और पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में अत्यधिक दक्ष है विद्युत का संचरण। मतलब अगर आप कहीं पे कोयला और पेट्रोलियम को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हो तो अगर आप देखिए उस समय क्या होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा चला जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इससे अच्छा है कि एक जगह हम कहीं पे बिजली बना ले और उसको क्या करें हम ट्रांसफ़र कर दे दूसरी जगह। तो इसीलिए बोल रहा है कि उसका परिवहन के बजाय ज़्यादा अच्छा है कि विद्युत का ही संचरण कर दिया जाए। इसी वजह से कभी भी कोयला और पेट्रोलियम वाले क्षेत्रों से दूर थर्मल पावर प्लांट नहीं लगाया जाता। ठीक, कहाँ लगाया जाएगा? थर्मल पावर प्लांट कोयले व तेल के क्षेत्रों में ही स्थापित किया जाता है। क्लियर है ये बात? अगली अगर देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ, लगभग सभी एनटीपीसी का मतलब नेशनल थर्मल पावर प्लांट सुने होंगे आप लोग। तो एनटीपीसी कहाँ लगा हुआ है? कोयला जहाँ है वही है। जैसे एनटीपीसी कोरबा खुद एक कोयले का बहुत ज़्यादा भयंकर वाला क्षेत्र है, आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो जनरली क्या है कि इसी क्षेत्र में लगाएंगे, उससे उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा। और आपको मैं ज्योग्राफी में पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि बेबर नाम का बंदा ने ये बोल के गया कि हमेशा इंडस्ट्री को मैक्सिमम बेनिफिट पाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम रखना ही चाहिए। तीसरी बात पे ध्यान दीजिएगा, तो ये होगा जल विद्युत संयंत्र अर्थात हाइड्रो पावर प्लांट। क्या होगा हाइड्रो पावर प्लांट? तो देखिए एक्चुअली एक पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, ये आपको पता चल चुका होगा क्योंकि उसी का पार्ट है। बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होता है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि अगर कोई भी चीज़ गति में होता है तो मैं ही पढ़ाया हूँ फिजिक्स में कि वो क्या होता है गति में होता है। साथ साथ अगर देखेंगे ऊंचाई पर स्थित किसी भी चीज़ में देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है स्थितिज ऊर्जा होता है। क्लियर है ये बात? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों में हालांकि इसका यूज बहुत कम किया जाता है और इसका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, ये बात आप समझिए। आपको पता होगा कि नदी के आसपास क्या बना लेते हैं हम लोग? डैम बनाते हैं। ठीक है, तो जो डैम बनाते हैं दोस्त, उसमें तेजी से जो पानी बह रही होती है उसको हम रोकते हैं। ठीक है, और रोकने के बाद क्या करते हैं, अगर इस डायग्राम को आप समझिएगा एक बार, तो मान लीजिए ये नदी का पानी है, क्या बोला मैं, नदी जल है। इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ बैरिकेड लगा दिया और इसको बोलते हैं जल कपाट या बोलेंगे स्लुइस गेट। तो यहाँ पे जो ये कपाट लगा हुआ है इससे ये रुका हुआ है जल। जब जल बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो प्रेशर लगाएगा, और जब प्रेशर लगाएगा तो फोर्स से वहाँ पे जल भागेगा, इधर को जाएगा, और जब इधर तेज़ी से जाएगा तो आपको याद होगा स्वदेश मूवी आपने देखा होगा, वहाँ से पाइप के थ्रू तेज़ी से फ्लो कराते हैं। और ये पावर हाउस है और यहाँ पे एक टरबाइन लगा हुआ है दोस्त, देख रहे हैं ये? तो ये टरबाइन का ब्लेड है, इसमें से जुड़ा हुआ है एक्चुअली ऐसे। ठीक है, तो टरबाइन ब्लेड क्या होगा, उसके ऊपर अगर फोर्स पड़ेगा पानी का, जैसे यहाँ से इस पे पड़ेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, इसका मतलब ये रोटेशन होगा। तो जब टरबाइन रोटेट करेगा तो उससे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगा, और यही तो चाहिए विद्युत ऊर्जा। तो यही मैं लिखा हूँ, डैम से क्या होगा, तीव्र बहती पानी और वो जाएगा टरबाइन के ब्लेड पर और टरबाइन रोटेट करेगा और विद्युत ऊर्जा पैदा हो जाएगा। अगली बात मैं इसी में समझाऊं कि बांध बनाने से समस्याएं हो रही है कहीं कहीं, तो ये समस्या क्यों होता है और समस्या क्या क्या होता है, और ये अगर समस्या है तो इसे कैसे निदान पाया जाए और किसे हटाया जाए। देखिए जनरली डैम जब भी बनाया जाना चाहिए वो कभी भी मैदानी भागों में नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैदानी भागों में अगर डैम टूट जाएगा तो इतना ज़्यादा पानी का ब्लो और फ्लो रहेगा कि उसे कोई संभाल नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में ही होना चाहिए, तो एक लिमिटेशन है। दूसरी बात, कृषि योग्य भूमि पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डैम बना देंगे तो पानी कैसे मिलेगा। तीसरी बात, मानव आवास डूबने का या नष्ट होने का भी डर रहता है। चौथी बात, यहाँ हो सकता है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, तो पारितंत्र क्या हो सकता है, में भी प्रभावित हो जाए। अगली बात, यह समाप्त हो जाए या नष्ट हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी होती है।
साथ साथ जो यहाँ पेड़ पौधे और वनस्पति होते हैं वो धीरे धीरे लॉन्ग टाइम में क्या होता है, हल्का हल्का पानी आने से सड़ जाता है और उसमें से मीथेन गैस निकलता है। कौन सा गैस बोल रहा हूँ? मीथेन गैस। CH4 इसका फार्मूला होता है, मैं केमिस्ट्री में बताऊंगा ये सब। तो जब देखेंगे कि CH4 गैस निकल रहा होता है तो यहाँ एक CH4 गैस कैसा है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं और ये फाइनली क्या करेगा, वायुमंडलीय तापमान को बढ़ा देगा। क्लियर? अब आप समझिए, कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ जहाँ पे जिस डैम का विरोध किया जा रहा है वो है एक टिहरी डैम गंगा नदी के ऊपर, सरदार सरोवर डैम है नर्मदा नदी के ऊपर। ये दोनों का बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। आप याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि टिहरी डैम किस नदी के ऊपर है, साथ साथ सरदार सरोवर बांध किस नदी के ऊपर है। चौथी चीज जो है इसका, इस टॉपिक का, वो है जैव मात्रा। ऑब्वियसली जैव मात्रा भी क्या होगा, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत होगा और ये नवीकरणीय ऊर्जा का भी स्रोत है। अब पारंपरिक क्या है, नवीकरणीय क्या है, बखूबी आप समझ गए होंगे। कंफ्यूजन है तो जरूर पीछे जाके आप देखेंगे। अगली बात देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। दूसरी बात, ये पादप उत्पाद जैसे कि लकड़ी, साथ साथ जंतु उत्पाद जैसे उपला, उपला मतलब जो देखते होंगे गोबर से कुछ बनाते हैं। अगर लकड़ी को और उपला को जलाया जाए तो बहुत ज़्यादा उससे धुआं निकलता है और साथ साथ आप देखेंगे जब ये जल रहा होता है तो धुआं तो निकलता है और साथ साथ उष्मा मतलब जो कैलोरीफिक वैल्यू होगा वो भी अच्छा नहीं होता। तो मैंने दो चीज़ पे फोकस किया कि उष्मा ज़्यादा नहीं निकलता, साथ साथ धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है। तो ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, ना ही उष्मा चाहिए ना ही धुआं चाहिए। इसका मतलब इसे सुधारने की आवश्यकता होगा। तो यहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद से इसको हम क्या करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में क्या होगा कि लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाएंगे। इसका मतलब वायु अगर ज़्यादा होगा तब अच्छे से बर्न होता है। हम वायु उसको बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, वायु का मतलब ऑक्सीजन से है। अगर ऑक्सीजन नहीं देंगे इसका मतलब वो चीज़ जलेगा ही नहीं। क्लियर है ये बात, जलेगा ही नहीं वो वायु अगर नहीं देंगे तो। ऑक्सीजन होना चाहिए बर्न होने के लिए। तो बोल रहा है कि वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने से जल और वाष्पशील पदार्थ जो उसमें होगा वो निकल जाएगा। और ऐसे में क्या होगा, जो बचता है उसको प्यार से बोलते हैं हम लोग चारकोल। और मेरे दोस्त, जब चारकोल को आप जलाएंगे तो बिना ज्वाला के एकदम बहुत अच्छे से जलेगा, धुआं भी कम होगा, उष्मा भी ज़्यादा देगा और कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा होगा। तो आपको क्या चाहिए, लकड़ी को डायरेक्ट जलाना चाहिए या चारकोल को जलाना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे चारकोल। लेकिन ध्यान रहे चारकोल को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में जलाकर चारकोल में कन्वर्ट करते हैं। ये बात आप नहीं भूलना मेरे दोस्त। अगर गोबर, फसल के अवशिष्ट जो देखे होंगे जनरली पराली वगैरह होता है, साथ साथ सब्जी की कुछ अवशिष्ट जो बचता है, इन सबको लोग ऐसे फेंक देते हैं। वो क्या करता है, पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। करना क्या चाहिए, या फिर कई बार आप सुने होंगे कि पराली जला देने से, हरियाणा में जब पराली जलता है तो दिल्ली में स्मोक हो जाता है और बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण फैलता है। ऐसे में क्या करना चाहिए, वायु की अनुपस्थिति में, ध्यान रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, वायु की अनुपस्थिति, इसका मतलब बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए मेरे दोस्त, समझ रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगा। तो वायु की अनुपस्थिति में अपघटित कराते हैं, ठीक। तो इससे क्या होता है, बायोगैस निकलता है। कैसे निकलता है, क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक्चुअली स्लरी और कर्दन इसको क्या बोलते हैं, जो गोबर होता है उसका घोल बनाते हैं पानी डाल के। इस स्लरी को या कर्दम को इसमें हम डालते हैं, इस सिस्टम में। इसके बाद क्या करते हैं, इसको पूरा पैक करते हैं, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, और कुछ जीवाणु डाल देते हैं उसमें जो इसको अपघटित करता है। कुछ ही दिनों के बाद आप देखते होंगे इससे गैस निकलता है, उसी गैस को हम क्या बोलेंगे, बायोगैस, ठीक है। और जब ये बायोगैस निकलता है तो उस गैस में क्या क्या होता है, जरा जूम कीजिएगा। मीथेन होता है 75%, राइट, और हाइड्रोजन होता है। उसके बाद देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। समझ पा रहे हैं, तो मीथेन भी दिखा, हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, ठीक। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो नाइट्रोजन, आप देखिएगा स्लरी हट जाएगा, पूरा जो बायोगैस निकल जाएगा, तो उसमें जो नीचे बचता है उसमें होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस। आपको पता होगा कि किसी भी उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम अनिवार्यता होना जरूरी है, क्योंकि फसलों का ग्रोथ के लिए वो जरूरी चीज होता है। क्योंकि आपको पता होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से उर्वरक बनता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों आपको मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो बचा हुआ रहता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, उससे हम क्या कर लेते हैं, उर्वरक बना लेते हैं, और उर्वरक को खेतों में डाल देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीपल यूज कर लेते हैं। अब अंतिम टॉपिक आज देखिए, आज का पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। क्या होगा विंड एनर्जी, तो सबसे पहले एक फैक्ट याद रखिएगा, पवनों का देश बोला जाता है डेनमार्क को, क्योंकि ये अपना जितना ऊर्जा है इसका 25% से ज़्यादा विंड एनर्जी से ये जनरेट करता है।
साथ साथ पृथ्वी पर अगर देखेंगे कि सबसे पहले मैं बताऊं कि वायु कैसे फ्लो होता है। देखिए पृथ्वी पर तापमान असमान है, उसके चलते क्या होता है, प्रेशर भी अलग अलग होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वायु क्या होता है, ब्लो होगा या फ्लो होगा, जो भी कह लीजिए। तो अगर इस तरह से जाएगा इसका मतलब वायु जनरेट होगा। अब बोल रहा है कि जो पवन की गतिज ऊर्जा होगा उसी की गति के कारण टरबाइन रोटेट होगा, और ऐसे में इलेक्ट्रिकल जब टरबाइन रोटेट हो गया तो ऑब्वियसली विद्युत ऊर्जा बन जाएगा। आपको अगर ध्यान रखना है तो इस तरह से आप बता सकते हैं एक विंड, मतलब क्या बोलूँ कैसे बन गया, ठीक है। इस तरह से दिमाग में रखिए, और एक्चुअली हवा चलती है तो ये क्या होता है, इस तरह से रोटेट होगा, ठीक है। और लगा हुआ जो रहेगा यहाँ से टरबाइन जुड़ा रहेगा, इस टरबाइन में जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप हो जाएगा। क्लियर। अब आप एक और बात समझिए, टरबाइन को घुमाने के लिए मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर से अत्यधिक होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आपका पवन ऊर्जा सही तरीके से नहीं हो मिल पाएगा। देखिए यहाँ आरंभिक लागत ज़्यादा होता है और मेंटेनेंस खर्च ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको देखेंगे कई बार आंधी आना, तूफान आना, चक्रवात आना और धूप में रहना, बारिश होना, इन सब के चलते वो ख़राब भी होता है विंड एनर्जी का जो सिस्टम होता है। तो इसीलिए मेंटेनेंस खर्च थोड़ा ज़्यादा लगता है। और आरंभिक लागत क्यों ज़्यादा लगता है, क्योंकि 1 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन करने के लिए 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है, ठीक है। आप अगर भारत के स्तर पे देखोगे तो जनरली कितना होता है, जनरली किधर होता है भारत में, पश्चिमी भारत। इसका मतलब राजस्थान गुजरात के क्षेत्र में अगर देखेंगे, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, तो विंड एनर्जी के ऊपर ज़्यादा बल दिया गया है। कुछ कर्नाटका के क्षेत्र में, साथ साथ कुछ राजस्थान के क्षेत्र में, क्योंकि उधर विंड ज़्यादा ब्लो भी होती है, उधर चक्रवात की समस्याएं नहीं आती। तो इस वजह से उन क्षेत्रों में भारत डेवलप कर रहे हैं। इससे जुड़ा जो भी करंट अफेयर्स होगा मैं बहुत पढ़ाने के बाद मैं आपको अपडेट जरूर करा दूंगा, और जो बचा हुआ पार्ट रहेगा कल बता दूंगा, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए पुरानी वीडियो और दोस्तों को शेयर करते रहिए। धन्यवाद। पूरा बोल देना।